नमस्कार दोस्तों, रोहित है। कल आपका जेपीएससी सीडीपीओ का एग्ज़ाम है। तो कुछ लोग आज निकल गए होंगे एग्ज़ाम देने के लिए, क्योंकि कल आपका एग्ज़ाम है, और कुछ लोग एग्ज़ाम को स्किप कर रहे होंगे। मेरा दोनों लोगों के लिए मैसेज है। जो लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं, अपीयर हो रहे हैं, उन्हें एग्ज़ाम में कैसे अपने आप को कंडक्ट करना है, और जो लोग एग्ज़ाम नहीं दे रहे हैं उनके लिए भी मेरे पास मैसेज है। पहली बात बहुत स्पष्ट है कि जेपीएससी सीडीपीओ में कितने लोगों ने फॉर्म भरा। तकरीबन 70 से 75 हज़ार लोगों ने फॉर्म भरा है। और आज के न्यूज़ के हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे तो अभी जो अखबार में न्यूज़ आया है तो तकरीबन 20,000 के आसपास लोग एग्जाम में अपीयर करेंगे। कितने सीटों के लिए अपीयर करेंगे? तकरीबन 64 सीट के लिए अपीयर करेंगे। इस 64 सीट में 50% जो सीट है वो महिलाओं के लिए रिजर्व्ड है। तो आप बोलेंगे कि सर कंपटीशन बहुत कठिन है। दो तीन चीज को एकदम दिमाग में रखना कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। देखो, जो 20,000 बच्चे अपीयर कर रहे हैं, ये कौन से बच्चे हैं? 16 तारीख को यूपीएससी का एग्जाम है, तो यूपीएससी वाला कैंडिडेट जाएगा ही नहीं। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि उसके लिए एक दिन, अभी एक दिन का मतलब एक महीना होता है। जो जेपीएससी मेंस, जो 11वीं से 13वीं जेपीएससी एग्जाम हुआ है, उसका भी 22 तारीख से शायद इसका एग्जाम है। तो अगर 22 तारीख से उसका एग्जाम है तो 11वीं से 13वीं वाला जो बच्चा मेंस लिख रहा है वो भी नहीं जाएगा मोस्ट प्रोबेबली एग्जाम को देने। तो इस एग्जाम को देने वाले जो कैंडिडेट जाएंगे वो बहुत तोप इंसान नहीं जाएंगे। हाँ, मैं मानता हूं कि सीट कम है, पर जो कैंडिडेट जा रहे हैं अपीयर करने वो भी बहुत कमजोर कैंडिडेट जा रहे हैं। मैक्सिमम जो कैंडिडेट अपीयर होने जा रहे हैं वो एसएससी की तैयारी करते थे, दरोगा की तैयारी करते थे, वो लोग अपीयर होने जा रहे हैं। तो दो तीन चीज को स्पष्ट रखना कि सीट कम है तो नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स भी कम है, और जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपीयर होंगे वो भी कम है, क्योंकि वो मनोबल से हारे रहते हैं कि बहुत सीट कम है, क्या ही जाकर अपना फालतू पैसा 1,000, 2,000, 3,000 रुपया बर्बाद करने का। क्वालिटी कैंडिडेट बहुत कम है, तो यहाँ पे सिलेक्शन होने का चांसेस ज़्यादा है। ऐसा नहीं है कि सिलेक्शन नहीं होगा। देखो, बहुत ऐसे कैंडिडेट होते हैं कि तुम देखते हो कि तुम्हारा कोई दोस्त एक्स है, वो तुम्हारे बराबर पढ़ता है या तुमसे कम पढ़ता है, पर वो पीटी निकाल लेता है, और तुम उससे ज़्यादा पढ़ते हो पर पीटी नहीं निकाल पाते हो। इसके पीछे कारण समझते हैं आप क्या है? इसके पीछे कारण मात्र एक है कि देखिए, बिफोर द एग्जाम आप क्या करते हैं? बिफोर द एग्जाम यू कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स। आप जो चीज कंट्रोल होने लायक है आप उसको कंट्रोल करते हैं। जैसे कि आप कितने घंटा पढ़ेंगे, स्टडी आवर्स को आप कंट्रोल करते हैं। तो आप ज़्यादा पढ़ सकते हैं, कम पढ़ सकते हैं, पर आपका दोस्त भी बराबर पढ़ रहा है यार, आप भी बराबर पढ़ रहे हैं, साथ में लाइब्रेरी में जा रहे हैं, बराबर पढ़ रहे हैं, साथ में घर में पढ़ रहे हैं, बराबर पढ़ रहे हैं, रूम पार्टनर है। तो जो कंट्रोलेबल है आप भी कंट्रोल कर रहे हैं और आपका दोस्त भी कंट्रोल कर रहा है, पर उसका सिलेक्शन हो जाता है और आपका नहीं होता है, क्योंकि ड्यूरिंग द एग्जाम यू हैव टू कंट्रोल द अनकंट्रोलेबल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को ध्यान से समझने की कोशिश करो। एग्जाम में आपको जो अनकंट्रोलेबल है उसको कंट्रोल करना है। अनकंट्रोलेबल क्या है? आपका क्वेश्चन पेपर, वो अनकंट्रोलेबल है। अब क्वेश्चन पेपर आया और आप में पैनिक आ गया, आपको एंग्जियस हो गए, आप उसका एग्जामिनेशन टेम्परामेंट आपने खो दिया, आप एग्जाम के पहले अच्छा स्लीप नहीं ले पाए, आप एग्जाम के पहले आपकी तबीयत खराब हो गई। आप इन सब चीजों से अगर आप ग्रसित हो जाएंगे तो जो अनकंट्रोलेबल है क्वेश्चन पेपर, उस पर आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, और 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर से जिसका छूटता है उसका मात्र एक कारण है, मेधा में वो कमजोर नहीं है। 5 नंबर 7 नंबर से छूटने वाला वो एग्जामिनेशन टेम्परामेंट में कमजोर है, और एग्जामिनेशन टेम्परामेंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसको आप कंट्रोल करेंगे। सीखना ही पड़ेगा, आपके पास कोई विकल्प नहीं है। तो अब 2-3 चीज को स्पष्ट रखना है कि जो आप जेपीएससी का एग्जाम देने जा रहे हैं, इसमें देखो 2 पेपर है। एक जो पेपर तुम्हारा होने वाला है वो 10 बजे से 12 बजे तक पेपर होने वाला है। दूसरा जो पेपर होने वाला है वो 2 बजे से 4 बजे तक पेपर होने वाला है। तो मेरा सलाह ये है कि आप 9 बजे तक एग्जाम हॉल में पहुंच जाइए, एग्जाम सेंटर पे। यहां पे आप 1 बजे एग्जाम सेंटर पे पहुंच जाइए। देखो, हाथ जोड़कर तुमसे विनती कर रहे हैं कि जब पहला पेपर देकर निकलना तो मोबाइल को स्विच ऑफ मोड में रखना, स्विच ऑफ मोड में रखना। जैसे 11 से 13 जीपीएससी में तुम देखोगे कि बहुत मेधावी स्टूडेंट फेल कर गया है, नहीं पास हो पाया। क्यों? क्योंकि पहला सिटिंग एग्जाम दिया, मोबाइल खोला, यूट्यूब खोला, और वायरल वीडियो मिला कि पेपर लीक हो गया, और बाद में मालूम चला कि वो वीडियो फेक था, वो कोई पेपर लीक नहीं हुआ था। क्योंकि अगर पेपर लीक होता तो 123 क्वेश्चन कभी नहीं जाता, कितना भी नसीब फूटता। तो देखो, 123 इसलिए गया है क्योंकि क्लास में पूछा पूछी हुआ है, उसको तुम नहीं रोक सकते हो। पूछा पूछी बीपीएससी में भी होता है, जेपीएससी में भी होगा, यूपीपीसीएस में भी पूछा पूछी हो जाता है क्लासरूम में। तो कायदे से उसका कट ऑफ 116-17 ही होना चाहिए था, पर थोड़ा सा क्लास में चीटिंग हुआ है।
पर पेपर मास लेवल पे लीक नहीं था। अगर मास लेवल पे लीक होता तो 130 प्लस क्वेश्चन होता। बाकी तुमको खुश करने के लिए हम बोल सकते थे कि मास लेवल पे लीक था, पर अगर ऐसा हम करते हैं तो तुम अपनी गलती को कभी नहीं एनालाइज कर पाओगे और हमेशा ये लगेगा कि पेपर लीक है, क्योंकि 123 नंबर नहीं जा सकता था ना, 130 प्लस चला जाता, 140 चला जाता। इसका मतलब कि पेपर वायरल नहीं हुआ था, क्लास में पूछा पूछी जरूर हुआ था। अब देखो यहां पे जब फर्स्ट पेपर लोग देकर आए तो उनको यूट्यूब पर जब पता चला कि पेपर लीक है तो बहुत लोग मान लिए कि जब पेपर लीक है तो एग्जाम क्या होगा, कैंसिल होगा। और जब एग्जाम कैंसिल होगा तो सेकंड पेपर को वो सीरियसली अटेम्प्ट नहीं किए, और जब सीरियसली अटेम्प्ट नहीं किए तो 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर से बाहर चले गए। तो पहला पेपर देकर आना तो मोबाइल को स्विच ऑफ रखना, और मोबाइल पर आजकल फैशन चला है कि जैसे क्वेश्चन है फटाफट आप उसको टाइप करते हैं, सही हो गया तो खुश, गलत हो गया तो ना खुश। भाई बहुत ऐसा क्वेश्चन रहेगा कि तुमको एग्जाम में लगेगा कि हम 100 क्वेश्चन सही करके आए हैं और घर पे आकर मिलोगे तो तुम्हारा 80 क्वेश्चन होगा, पर वो जो 20 क्वेश्चन तुम चेक करोगे तुम्हारा एग्जामिनेशन का पूरा टेम्परामेंट डिस्टर्ब कर देगा, तुमको लगेगा कि मेरा एग्जाम खराब हो गया, जबकि वो पेपर ही टफ था। तो इन सब चीज़ों को परहेज करना है। एग्जाम पहला सिटिंग के बाद नहीं देना है। पहला सिटिंग के बाद जो एग्जाम से तुम बाहर निकलोगे, हल्का कुछ जूस पी लेना, अगर मार्केट में वो केला मिल रहा होगा, कोई फल मिल रहा होगा तो उसको खा लेना। अब थांस भोजन मत कर लेना कि आराम से चावल दाल चोखा चटनी चिकन मुर्गा खा लिए, पेट भारी हो जाएगा, नींद आएगा एग्जाम हॉल में, तो ऐसा मत करना। सेकेंड पेपर में जाना तो कोई डार्क चॉकलेट ले लेना, डार्क चॉकलेट लोगे तो नींद थोड़ा सा खुल के रहेगा, है ना। ज़्यादा पानी भी मत पीना, ठीक है, क्योंकि वाशरूम जाने की जरूरत पड़ सकती है, तो ऐसा कुछ नहीं करने की जरूरत है। थोड़ा सा हाइड्रेट करने के लिए, अभी गर्मी रहेगी तो थोड़ा सा पानी वानी पी लेना, जूस पी लेना, एक का जूस पी लेना, पर ज़्यादा हेवी खाना मत खाना, ठीक है। जब भी खाना तो मतलब ठेला वेला पे खाना भी अवॉइड करना, क्योंकि एग्जाम का समय है, अब पता नहीं कैसा तेल का होगा, कब का होगा, तुम्हारा पेट खराब कर सकता है, कुछ भी खराब कर सकता है, तबीयत खराब कर सकता है, तो अवॉइड करना, अच्छा जगह खाना खाने की कोशिश करना ताकि तुम स्वस्थ रहो। अब देखो जो लोग एग्ज़ाम नहीं दे रहे हैं उनके लिए मेरा कुछ मैसेज है, और जो एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए भी मैसेज है। पहला मैसेज ये है कि देखो यार, एग्ज़ाम में इससे बड़ा टेस्ट सीरीज तुमको कुछ भी नहीं मिलेगा। भाई हम कितना BCW टेस्ट ले ले, फलाना X कोचिंग ले ले, Y कोचिंग ले ले, Z कोचिंग ले ले, लैम्डा कोचिंग ले ले, जो एग्ज़ाम हॉल में बैठकर जो कमीशन का पेपर होता है उसके सामने ये सब फकैत हैं, इनके सामने BCW का भी कोई औकात नहीं है, XYZ लैम्डा किसी का कोई औकात नहीं है। ये जो पेपर होता है उसको एग्जाम हॉल में जब तुम बनाते हो, भले तुम्हारी तैयारी नहीं हो और घर के आसपास सेंटर है, तो एक दिन में जाके कुछ तुम तुर्रम खान नहीं बन जाओगे, जाके एग्जाम को दे दो। थोड़ा सा थकोगे लेकिन दे दो, जो एग्जामिनेशन टेम्परामेंट बनेगा, जो तुम वहाँ पे गलती करोगे जीवन पर्यंत याद रहेगा, और उस एग्जाम फ्रेम में जब तुम गलती करोगे तो तुमको हमेशा याद रहेगा। इसलिए एग्जाम को स्किप मत करो, एग्जाम को देकर आओ। भाई उसमें करंट अफेयर्स का क्वेश्चन तो पूछेगा ही ना, उसमें जनरल साइंस का तो क्वेश्चन पूछ ही रहा है ना, उसमें तुमको हिस्ट्री का क्वेश्चन पूछ ही रहा है, पॉलिटी का क्वेश्चन पूछ ही रहा है, इको का क्वेश्चन पूछ रहा है, ये सब क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आना ना भाई, क्या दिक्कत है, देकर तो आ जाओ एग्जाम। एग्जाम छोड़ना में कौन सा तुमको भारत रत्न मिल जाएगा और कौन सा बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाएगा। अगर 1000-2000 रुपया खर्चा हो रहा है और तुम एग्जामिनेशन टेम्परामेंट पे कंट्रोल कर लोगे ना, तो आने वाला जितना एग्जाम बैठोगे उसको तुम निकाल लोगे। मेरा सलाह रहेगा कि एग्जाम बिल्कुल देना चाहिए, एग्जाम बिल्कुल नहीं आपको छोड़ना चाहिए। अब देखो एग्जाम में करना क्या है, अब तुम लोग से थोड़ी सी बात हो जाए। जो तुम्हारा पेपर 1 है उसमें हिस्ट्री है, आपका पॉलिटी का क्वेश्चन पूछेगा, उसके बाद फिर झारखंड स्पेशल पूछेगा और सब चीज़ें आपसे पूछेगा, ज्योग्राफी वगैरह पूछेगा। तो 2-3 चीज़ को देखो, अगर मानते हैं कि तुम्हारा पॉलिटी बहुत स्ट्रांग है और इसमें नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं है, पर नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं इसका मतलब नहीं है कि अंधाधुंध मार देंगे, कुछ भी मार देंगे, नहीं करेंगे, यहीं पर आप बाहर चले जाएंगे। अगर आपका पॉलिटी स्ट्रांग है तो पहले तुम पेपर को, जो भी पेपर उठाना, तो आगे से बिल्कुल पेपर को मत, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 बिल्कुल मत देखना स्टार्ट करना। फिर कुछ लोग होता है कि पलट देता है और लास्ट से स्टार्ट करेगा, 99, 100 ऐसे करके देखना स्टार्ट करता है। ऐसे भी नहीं करना है, ऐसे भी नहीं करना है, पेपर को बीच से ओपन करना है, क्योंकि एग्जामिनर बहुत तेज होता है, शुरू में हार्ड क्वेश्चन दे देगा, लास्ट में हार्ड क्वेश्चन दे देगा। बीच से पेपर को खोलना है। मानते हमने 50 से क्वेश्चन खोलना स्टार्ट किया, 60 से क्वेश्चन खोलना स्टार्ट किया, 2-3 पेज हमने ऐसे देखा। अगर हमको पता है कि हम पॉलिटी रिवाइज करके गए हैं तो अच्छा रहेगा कि पॉलिटी का इकट्ठा क्वेश्चन रहेगा, उसको तुम सॉल्व कर लो पहले पॉलिटी का। अब देखो, हमेशा जो भी क्वेश्चन में मानते हैं कि 4 ऑप्शन है ABCD, तुमको 2 क्वेश्चन में कंफ्यूजन है, तो ऐसा नहीं कि उसी समय उसको तुक्का मार देना है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ऐसा नहीं है। जिसमें 50-50 चांस रहेगा उसको घेर देना। जो पहले लॉट में तुमको टिक हो रहा है पॉलिटी का टिक कर लो, उसमें जो क्वेश्चन 2 में डाउट है उसको घेर देना, और जिसमें तुमको कुछ आइडिया ही नहीं उसको छोड़ देना, उसको बाद में तुक्का मार देंगे। अब मानते हैं कि हम ज्योग्राफी में इंटर किए, ज्योग्राफी में मानते हैं कि 10 क्वेश्चन, उदाहरण के तौर पर हमको भाई 4-5 क्वेश्चन आता था,
हमको 2 क्वेश्चन में डाउट है और 3 क्वेश्चन में कोई आइडिया नहीं है। तो ये 5 क्वेश्चन उसी समय टिक कर लिए, ये जो 2 क्वेश्चन है इसमें बबल ऐसे कर दिए, उसका क्वेश्चन नंबर पे घेरा मार दिए, और ये 3 क्वेश्चन को छोड़ दिए कि लास्ट में इसमें ब्लैंक तुक्का मारेंगे। और अगर कुछ आइडिया ही नहीं है तो जब तुम पूरा पेपर इसी तरह से बना लोगे तो जो जो घेरे हो इस पर सोचना। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसका मतलब नहीं कि तुक्का मार के आ जाना, इस पे सोचना कि अगर मानते हैं कि कोई क्वेश्चन है, हमको रिवोल्ट से मानते हैं कि एक आदमी किस रिवोल्ट से संबंधित है। ऑप्शन दे दिया मुंडा रिवोल्ट, ऑप्शन दे दिया संथाल रिवोल्ट, ऑप्शन दे दिया क्विट इंडिया मूवमेंट रिवोल्ट, या ऑप्शन दे दिया नन कॉपरेशन मूवमेंट रिवोल्ट। यार बहुत ज़्यादा चांस है ना कि उसका एक इंक्लिनेशन है मुंडा की तरफ, तो मुंडा रिवोल्ट से होगा। ज़्यादा दिमाग मत लगाना। मानते हैं कि कोई एक्स और है, अगर एक्स और दे दिया और तुमको ऑप्शन में दे दिया पलामू, गढ़वा, पश्चिम सिंहभूम और एक दे दिया ईस्ट सिंहभूम, कॉमन सेंस होगा कि उसका करेक्ट आंसर वेस्ट सिंहभूम होगा, क्योंकि यहाँ पर खदान का भंडार है, बहुत सारा मिनरल्स मिलता है। तो इस तरह से जो कॉमन होता है उसको तुम टिक करने की कोशिश करना। रिवोल्ट होगा डुम्बारू रिवोल्ट, फलाना रिवोल्ट, अगर तुमको नहीं पता तो मुंडा रिवोल्ट चुपचाप मार के आ जाना, क्योंकि बहुत चांसेज होगा कि मुंडा से वो पूछेगा, बीपीएससी है तो वीर कुंवर सिंह से पूछेगा, अगर मिनरल्स है तो वेस्ट सिंहभूम से वो जाएगा, अगर मानते हैं कि कोल वगैरह है तो उसका करेक्ट आंसर झरिया हो सकता है, कर्णपुरा हो सकता है ना। अगर मानते हैं कि कोई फलाना मिनरल्स है तो इस तरह से मारना। अगर कोई रिवर सिस्टम है तो उसका, अगर मानते हैं कि ऑप्शन में स्वर्णरेखा नदी है या दामोदर वैली है या बराकर नदी है तो ज़्यादातर चांस होगा कि उसका होगा, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है नहीं और तुमको कोई भी आइडिया नहीं है। तो जो हिट टॉपिक है उसको टिक करना है ना। तो मेरा बस तुमसे ये सबमिशन है कि इस तरह से टिक करने की कोशिश करना, ब्लैंक तुक्का नहीं मारना है। अब देखो जब तुम बना लोगे तो उसके बावजूद तुमको 3 क्वेश्चन बचेगा। ये जो 3 क्वेश्चन है इस पे भी सोचना, अगर कुछ नाम है तो संधि विच्छेद करने की कोशिश करना, ठीक है। तो मतलब कुछ तो आइडिया होगा यार, एक साथ 2 साल से तैयारी कर रहे हो, ब्लैंक तुम थोड़ी हो यार, कुछ तो तुमको आइडिया होगा। जितना आइडिया है सब कॉन्शियस माइंड में उसको दिमाग लगा देना है, याद रखना है। उस 2 घंटा में अपना बेस्ट देने की कोशिश करना है, एकदम बेस्ट देने की कोशिश करना। तुम्हारे पास इतना दिमाग में इकट्ठा है कि वहां पर तुम जाकर उसको टिक करके आ सकते हो। बस वो 2 घंटा तुमको अलर्ट रूप से एकदम तैयार होके, ये नहीं सोच के जाना कि हम तैयारी नहीं करके गए हैं। अरे ऐसा क्या, वो तो पूछ लेगा भाई, अगर हमसे नहीं बनेगा तो सबसे नहीं बनेगा, और नेगेटिव मार्किंग है नहीं। तो इस चीज को तुमको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, ठीक है। अब देखो और 2-3 चीज को तुम स्पष्ट रूप से ध्यान रखो कि जो सेकेंड पेपर तुम्हारा होगा जिसमें रीजनिंग तुम्हारा है, फिर करंट अफेयर्स वगैरह है, उस पेपर को भी अच्छे से करने की कोशिश करना। रीजनिंग आराम से करने की कोशिश करना, घबराना नहीं यार, हो जाएगा। इतना भी बड़ा एकदम तुरम खाने वाला परीक्षा नहीं है। अब जैसे देखो अगर 10 से 12 तुम्हारा एग्जाम चल रहा है तो एग्जाम हॉल में 2-3 चीज़ को करना है। एक वोटर ID कार्ड ले लेना, या आधार कार्ड ले लेना, या जो भी गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट है ID प्रूफ जरूर लेके जाना, क्योंकि टाइट रहेगा, और टाइट रहेगा तो तुमको दिक्कत हो सकता है। एग्जाम के 15 मिनट बाद तक एंट्री है, मतलब 10-15 तक तुम इंटर कर सकते हो, पर ऐसा एग्जाम क्यों दोगे यार 15 मिनट लेट? ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। 9 साढ़े 9 तक पहुंच जाना है, 9 बजे तक कोशिश करो, और 2 बजे से एग्जाम है तो 1 बजे पहुंचने की कोशिश करना, अच्छा रहेगा। शांति से जाकर बैठोगे, आराम से फ्रेश होके आराम से सेकेंड पेपर में पानी वानी एकदम चेहरा पर डाल लेना है। तुम्हारे एडमिट कार्ड के साथ अटेंडेंस शीट दिया हुआ है, एकदम अटेंडेंस शीट ले लो। तो अटेंडेंस शीट सर कैसा लेना है? ब्लैक एंड वाइट ले लो, कलर लेने की ज़रूरत नहीं है, ब्लैक एंड वाइट काफ़ी है, उसको ले लेना। वोटर ID कार्ड जरूर ले लेना, कम से कम 2 पेन ले लेना, ठीक है। 2 बॉल पेन लेना है, जेल पेन बिल्कुल नहीं लेना है, इंक पेन बिल्कुल नहीं लेना है, बॉल पॉइंट पेन ले लेना। वो बटर फ्लो करके एक पेन आता है उसको ले लेना, क्योंकि उसका निब मोटा होता है, तो मोटा रहेगा तो भरने में जल्दी भराता है। दूसरा मतलब ले सकते हो पर ये जल्दी भराता है, तो उसको ले लेना। उसके बाद तुमको क्या करना है कि मतलब थोड़ा सा जिस भगवान को मानते हो, खुदा को मानते हो, थोड़ा सा उनका नाम लेकर थोड़ा सा प्रणाम वराम करके जाना है। थोड़ा सा सब चीज़ें हैं, बहुत मैटर नहीं करती हैं पर मन को शांति देती हैं, ठीक है, तो उसको करना है। ये सब चीज़ थोड़ा सा तुम ध्यान रख के जाना, और बिल्कुल परेशान मत होना यार। अटेंडेंस शीट को जरूर लेके जाना है, ऐसा नहीं कि मिस कर जाना। और 2-3 चीज़, पेपर देखो, बहुत लोगों का पेपर कोड मानते हैं कि तुम्हारा A आया है, तो A या B है, इसको एकदम डबली श्योर कर लेना कि कौन सा तुम्हारा पेपर कोड है, उसी को बबल करना, क्योंकि OMR शीट को रिजेक्ट कर दे रहा है। जो तुम्हारा रोल नंबर है या रजिस्ट्रेशन नंबर जो भी भरना होगा उसको ध्यान से भरना, और बबल को अच्छे से भरना, क्योंकि पेपर रिजेक्ट होता है। ये सब कुछ चीज़ें हैं जो एकदम ध्यान ही रखना है हम लोगों को। इन सब चीज़ों पे पेपर रिजेक्ट नहीं होना चाहिए। जब भी तुम बबल करना तो पहला 1 घंटा 2 घंटा का पेपर है, तो बीच बीच में, मतलब ऐसा नहीं कि लास्ट का 10 मिनट रखना बबल भरने के लिए, बिल्कुल गलत स्ट्रैटेजी है। या तो हाथों हाथ भरते चलना, या
ऐसा फिर करना कि 1 घंटा के बाद थोड़ा सा बबल भर लोगे तो थोड़ा सा ब्रेक भी दिमाग को मिल जाएगा, फिर से नया ताज़ा सोच सकते हो। या 1.5 घंटा बाद बबल भरना स्टार्ट करना, पर लास्ट के 10 मिनट में नहीं भरना है, 1.5 घंटा के बाद भरना स्टार्ट कर ही देना है बबल, एज सिंपल एज दैट। नहीं तो अगर हाथों हाथ मारते जा रहे हो और हाथों हाथ भरना चाहते हो तो बिल्कुल भरते रहो, 10-10 का लॉट बना के भर लो, 15-15 का लॉट बना के भर लो, पर लास्ट का 10 मिनट नहीं रखना है बबल भरने के लिए, क्योंकि उसमें धोखा हो सकता है। तो ये सब छोटी मोटी चीज़ें हैं, पर इसको ध्यान रखना। ऑल द बेस्ट, खूब अच्छे से एग्जाम दो, है ना, और मजबूती से एग्जाम देना है यार, ठीक है। खूब बढ़िया, ऑल द बेस्ट, माय गुड विशेस टू ऑल ऑफ यू, कीप साइनिंग, रोहित।